नमस्ते, नमस्कार, गुड इवनिंग। फिर से आज आप सभी का लर्न विथ पांडे और दिव्यदृष्टि संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 4 की एक मिशन, दुनिया मांगे सोना चांदी, हम मांगे टीआरई 4। इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच आज से कुछ ऑफलाइन भी बच्चे बैठे। ऑफलाइन बैठे हुए मीन्स कहने का मतलब है कि जब हम लोग ऑनलाइन तैयारी करवा रहे हैं तो कुछ बच्चों ने ये उम्मीद एक तरीके से कह सकते हैं, या फिर उन्होंने एक सलाह दिया कि सर जब आप ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं तो ऑफलाइन भी हम लोग बैठ के करें, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोला कोई बात नहीं है। तो जो आसपास के लोग हैं वो इस शाम वाले समय में अगर आप ऑफलाइन सेट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप आकर बैठ सकते हैं। उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। चलिए, ऑफलाइन का बैच चल रहा है, जिनको भी इसमें ज्वाइन करना है वो आइए, अपने जीवन को संवारिए। क्योंकि अगर आपके जीवन में आप अगर अपने जीवन को संवार लिए तो उससे बेहतर कोई चीज नहीं। ठीक है, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। हम लोग भूगोल दर्शन की सीरीज में भारत का भौगोलिक विस्तार यानी ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन या ज्योग्राफिकल जो भौगोलिक विस्तार होता है उसके बारे में हम लोग भारत के बारे में जान रहे थे। और इस चैप्टर 2 के लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 3 है। प्रत्येक दिन हम प्रत्येक सीरीज में लगभग 25-25 प्रश्न को लेकर चल रहे हैं और इसी के संदर्भ में आज भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आज प्रश्न को करें। आज कल तक हम लोगों ने 50 प्रश्नों को किया था, बाकी जो आज प्रश्न है उसको आज हम लोग एक एक करके करेंगे। चलिए, ये था हमारा आज का प्रश्न। सभी प्रश्नों पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे एक एक करके, और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, आग्रह रहेगा कि आप सभी कलम कॉपी साथ में लेकर बैठे। केवल लेक्चर सुनने से बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं। चलिए, बोला गया कि भारत के किस राज्य में, चले शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है? देखिए, ये गारो खासी दो पहाड़, इसके साथ साथ एक और पहाड़ियों का नाम आता है जिसका नाम है जयंतिया। जयंतिया, ये गारो खासी जो पहाड़ियां हैं, गारो खासी जयंतिया, इस ये किस राज्य में स्थित है इसकी बात की जा रही है। उड़ीसा बिल्कुल नहीं, मिजोरम बिल्कुल नहीं, सिक्किम बिल्कुल नहीं, मेघालय इसका राइट आंसर है। इसका उत्तर क्या होगा? मेघालय। ये क्वेश्चन किया हुआ है बीपीएससी टीआरई के पीवाईक्यू में। आप अगर जाएंगे तो इस मेघालय और गारो खासी जयंतिया से संबंधित एक प्रश्न है, और वो प्रश्न यह था कि निम्न में से कौन पूर्वोत्तर की पहाड़ी नहीं? तो ये गारो खासी जयंतिया पूर्वोत्तर की पहाड़ी या हिमालय का भाग नहीं है, बल्कि ये पठार का भाग है। ये हमारे ध्यान में रहना चाहिए। ये कार्बी एवलॉन्ग पठार का विस्तार क्षेत्र है गारो खासी जयंतिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां भारतीय प्रायद्वीप पठार, ध्यान दीजिएगा, भारतीय प्रायद्वीप पठार में नहीं पाई जाती है? क्वेश्चन बोला गया कि नहीं पाई जाती है। देखिए, जावेड़ी जो कि कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में पाई जाती है। जावेड़ी तमिलनाडु में पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है। बेलीकोंडा और नल्ला मल्ला, ये दोनों के दोनों पहाड़ियां जो है वो कहाँ पाई जाती है? ये दोनों के दोनों पहाड़ियां आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक थोड़ा सा यूनिक बात है कि नल्ला, नल्ला मल्ला ऐसे करके कोई वर्ड अगर आएंगे, नूर, किन्नूर, नेल्लोर, अगर इस तरह का कुछ वर्ड आएगा तो आप मैक्सिमम आंध्र प्रदेश तेलंगाना के क्षेत्र में ही ये होता है। ये संदर्भ हम लेकर चल सकते हैं। तो पूछा गया कि भारतीय प्रायद्वीप पठार मतलब दक्षिण भारत की बात की जा रही है, दक्षिण भारत में कौन सी पहाड़ियां नहीं है? जावेड़ी पहाड़ी जो कहाँ है? तमिलनाडु में है। बेलीकोंडा और नल्ला मल्ला की अगर बात करेंगे तो वो कहाँ है? ये दोनों के दोनों पहाड़ियां कहाँ पे है? तीनों की तीनों पहाड़ियां दक्षिण भारत में ही है। लेकिन
एक पहाड़ी है जिसका नाम है लुसाई पहाड़ी। ये लुसाई पहाड़ी जो है कि नॉर्थ ईस्ट में है। इसको मीजो पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और मीजो पहाड़ी कहाँ रहेगा? मिजोरम में रहेगा। ये मिजोरम के क्षेत्र में है, ठीक है, मीजो पहाड़ी। इसलिए बी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का बी सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। अगले प्रश्न में हम लोग चलेंगे तो अगले प्रश्न में 53 नंबर प्रश्न जो हमारे सामने है 53 प्रश्न संख्या 50 प्रश्न संख्या 53 बोला गया कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछा गया कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। ठीक है, इसमें अंजनेरी, कलसुबाई, तारामती और सलहेर ये सभी ऑप्शन है। इसका राइट आंसर होगा कलसुबाई। कलसुबाई जो कि महाराष्ट्र में, और इसे एक और नाम दिया जाता है, महाराष्ट्र का एवरेस्ट कहा जाता है। इसे महाराष्ट्र का एवरेस्ट कहा जाता है। महाराष्ट्र का एवरेस्ट, एवरेस्ट का मतलब क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, इसी प्रकार से महाराष्ट्र का एवरेस्ट किसे कहा जाता है? कलसुबाई को कहा जाता है। और ये लगभग 1648 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। 1648 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 1648 मीटर के आसपास है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चले हम लोग। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे तो अगला प्रश्न में हमारे पास है 54 नंबर प्रश्न। 54 नंबर प्रश्न जो है वो हम लोग को क्या बता रहा है? क्वेश्चन है कि पटकाई बुम पहाड़ियां, ध्यान दीजिएगा, पटकाई बुम पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित है? पूछा गया किस भाग में स्थित है? भारत के उत्तरी भाग, भारत के दक्षिणी भाग, भारत के पश्चिमी भाग या भारत के पूर्वी भाग? देखिए, उत्तरी भाग में भारत का पूरा हिमालय है, पटकाई कोई पहाड़ी है नहीं। भारत के पश्चिमी भाग में भी नहीं है, भारत के दक्षिणी भाग में भी नहीं है। पटकाई बूम जो है वो भारत के पूर्वी भाग में पाई जाती है। पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश की एक प्रमुख पहाड़ी है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये प्रमुख रूप से कहाँ पाई जाती है? भारत के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ये पाई जाती है। यहाँ पे भारत के पूर्वी भाग के जगह पर एक और अगर ऑप्शन रहता उत्तर पूर्व क्षेत्र में, तब भी हम उसी आंसर के साथ जा सकते थे। ठीक है, अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न बोला कि निम्न में से किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ी स्थित है? देखिए, शत्रुंजय पहाड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ी है और ये पहाड़ी गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है। फेमस क्यों है ये शत्रुंजय पहाड़ी? जैन मंदिरों का, जैन प्रमुख जैन मंदिर यहाँ पे स्थित है। और बहुत सारे तीर्थंकर, जैन के तीर्थंकर जो थे, उन्होंने अपना अपना महापरिनिर्वाण यहाँ पे शत्रुंजय पहाड़ी पे किया है उन्होंने। ठीक है, इसलिए गुजरात, ये शत्रुंजय पहाड़ी गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगले प्रश्न के रूप में हमारे बीच में है, हमारे पास है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? ध्यान दीजिएगा, असम की बात किया जा रहा है। शिवराय पहाड़ियां और जावेरी पहाड़ियां, ये दोनों की दोनों पहाड़ियां जो है वो तमिलनाडु में पाई जाती है। कहाँ? तमिलनाडु के क्षेत्र में पाई जाती है शिवराय और जावेरी। अरावली की बात करें तो ये पश्चिम क्षेत्र में है। पश्चिम क्षेत्र कहने का मतलब गुजरात से दिल्ली के क्षेत्रों में ये है। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली के क्षेत्रों में है। वही अगर बात करते हैं कार्बी एवलॉन्ग पहाड़ी, ये कार्बी एवलॉन्ग पहाड़ी का विस्तार जो है मेघालय और असम में है। क्वेश्चन किया जा रहा था कि कौन सी पहाड़ी कहाँ है? असम की बात किया जा रहा है, तो असम में कार्बी एवलॉन्ग की पहाड़ी हमें देखने को मिलता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्बी एवलॉन्ग की पहाड़ियां, कार्बी एवलॉन्ग की पहाड़ियां। अगले प्रश्न की ओर चले तो प्रश्न संख्या 57 में बोला गया कि पर्वतों की लगातार श्रृंखला, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक वर्ड है लगातार। लगातार मतलब कोई टूट फूट नहीं होनी चाहिए। पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है? यानी समुद्री सीमा के लगभग समानांतर से होती है। देखिए, अरावली बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये कहाँ है? ये है राजस्थान से दिल्ली तक और उधर कोई समुद्री सीमा है नहीं। ठीक है,
सतपुड़ा बिल्कुल मध्य में है, इसलिए ये भी नहीं होगा। पूर्वी घाट टूटी फूटी है, ध्यान दीजिएगा। पूर्वी घाट लगातार श्रृंखला नहीं है, इसके कई विभाजन हो चुके हैं। इसका ये टूटी फूटी श्रृंखला है, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। पश्चिमी घाट बिल्कुल सही होगा। ये पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक? गुजरात से लेकर केरल और हल्का हल्का कहाँ? तमिलनाडु, केरल तक ही लेके चलते हैं हम लोग, केरल तक ही चलते हैं। ये गुजरात से लेके केरल तक फैला हुआ पश्चिमी घाट, जो कि किसके साथ? अरब सागर के साथ, अरब सागर पे समुद्री सीमा बनाती है, समानांतर बनाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन होगा? डी, पश्चिमी घाट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में हम लोग को देखने को मिलेगा 58 नंबर प्रश्न। बोला गया दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? मोटर वाहन योग्य सड़क की अगर बात करेंगे, मोटर वाहन योग्य मतलब वहां पे गाड़ियां जा सकती है। दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर, यानी पूरे दुनिया की बात की जा रही है, केवल भारत की नहीं बात की जा रही है। यानी सबसे ऊंचा ऐसा जगह जहाँ पे गाड़ी जा सके वो कहाँ पे है? और वो पास की बात सिपकिला, नाथुला, डुंगरीला या जलेपला, कौन सही है? सही आंसर हमारा डुंगरीला है, डुंगरीला दर्रा। ये डुंगरीला दर्रा जो है, इसको माना दर्रा भी कहते हैं, माना दर्रा भी कहते हैं। ये हमारे भारत को उत्तराखंड से भारत की सबसे प्रथम गांव माना गांव तक जोड़ती है। माना गांव ये तिब्बत के आसपास, तिब्बत में है नहीं, ये तो है भारत में ही, लेकिन तिब्बत के नजदीक है। माना गांव को भारत का तिब्बत के नजदीक है, भारत का प्रथम गांव माना जाता है माना गांव को। और ये यहाँ पे सबसे ऊंची मोटर योग्य मतलब जहाँ पे गाड़ियां जा सकती है, ये रोड बनाया गया है। और इस तरह के रोड कौन बनाता है? इस तरह का जो सड़क है, वो सड़क बनाने का काम बीआरओ मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को जाता है, जो कि सीमा सड़क संगठन, ये इस तरह का रोड बनाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? डुंगरीला, जो कि कहाँ है, जिसको माना दर्रा भी कहते हैं, जो कि उत्तराखंड को माना से जोड़ती है। और लगभग 5600 मीटर, 5608 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। ठीक है, कब कितना? लगभग 5608 मीटर की ऊंचाई पे ये यहाँ पे जो सड़क है वो स्थित है। अगले प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? गंगानी विशाल घाटी बिल्कुल नहीं होगा, लैतलम चंबल नदी घाटी नहीं होगा, गांधी कोटा की विशाल घाटी, ये गांधी कोटा की विशाल घाटी जो कि भारत की विशालतम घाटी मानी जाती है। और ये कहाँ पाई जाती है? कड़प्पा, कड़प्पा, कड़प्पा जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कड़प्पा के क्षेत्र में जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, कौन? भारत की विशालतम घाटी गांधी कोटा की विशाल घाटी है। ठीक है, देखिए बहुत ऐसे कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे होंगे जो कि आपको नए दिख रहे होंगे, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा भी होगा, हो सकता है नहीं भी पढ़ा होगा। तो ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं आपको आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, आपको फायदा पहुंचा सकता है। तो हम एक एक प्रश्नों के डिटेल एनालिसिस के साथ आप सभी के बीच आ रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं। ठीक है, बोला गया विंध्य श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, विंध्य श्रेणी किस राज्य में स्थित नहीं की बात की जा रही है? नहीं की बात की जा रही है। ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो बिल्कुल इसका सही जो उत्तर होगा, वो क्या होगा? राजस्थान होगा। विंध्य पहाड़ी जो है वो राजस्थान में लगभग फैला नहीं है। कहाँ? राजस्थान में फैला नहीं है। इसका सही उत्तर क्या होगा? राजस्थान। ठीक है, आगे बात करें हम लोग, हालांकि राजस्थान और गुजरात दोनों के क्षेत्र में ये लगभग नहीं होंगे, थोड़ा सा इसको कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा सा इसमें एक मिनट। बिल्कुल सही है, राजस्थान
बिल्कुल सही है, राजस्थान में ये नहीं फैला हुआ है, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न के रूप में बोला क्या गया, 61 नंबर प्रश्न, पश्चिमोत्तर उत्तर पश्चिमोत्तर उत्तर और पूर्वोत्तर में किस प्रकार के पर्वत भारत भारत के, अच्छा कुछ चीजें जो यहाँ पे दिख नहीं रही, अभी आएगा। चलिए, क्या बोला गया इसमें आया कि पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम उत्तर उत्तर और पूर्वोत्तर में किस प्रकार के पर्वत भारत को आबद्ध करते, आबद्ध का मतलब ढकना, घेरता घेरना, आबद्ध का मतलब घेरना। तो भारत को किस प्रकार का पर्वत जो है वो घेरता है, कहाँ कहाँ, पश्चिम उत्तर उत्तर और पूर्वोत्तर। तो देखिए ध्यान दीजिए, भारत का नक्शा थोड़ा सा बनाते हैं, और भारत का नक्शा बनाने के बाद ये समझ में आएगा कि किस जोन की बात की जा रही है, किस जोन की बात की जा रही है, किस जोन की बात की जा रही है। ठीक है, भारत पश्चिमोत्तर की बात करें तो ये वाला क्षेत्र बोल रहा है, उसके बाद उत्तर की बात की जा रही है तो ये वाला क्षेत्र बोला जा रहा है, और उसके बाद पूर्व उत्तर पूर्व की बात बोल रहा है तो ये वाला क्षेत्र बोला जा रहा है। और ये किस प्रकार का पर्वत, तो बताइए तो कि यहाँ जो पर्वत है जी, यहाँ जो पर्वत है वो किस प्रकार के पर्वत है जी, ये पर्वत हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत है। और हिमालय पर्वत को नवीन बलित पर्वत बोलते हैं। हिमालय कैसा पर्वत है, नवीन, नवीन या युवा, नवीन या युवा बलित पर्वत है, युवा बलित पर्वत है। अब ध्यान दीजिए, बार बार हम बताते हैं कि एक शब्द के पर्यायवाची का कितना अर्थ होता है। ध्यान दे दिया, यहाँ बोल गया नवीन बलित पर्वत नहीं बोला, यहाँ पे बोला है तरुण, और तरुण का मतलब होता है नया या युवा, नया या युवा। इसलिए बी इज द राइट आंसर, तरुण बलित पर्वत। किसी एक शब्द की पर्यायवाची कितना महत्वपूर्ण होता है, अगर हमको ये नहीं पता होता कि तरुण बलित पर्वत जो है वो तरुण मतलब क्या होता है, तो हम लोग क्या कर सकते थे, इस क्वेश्चन को गलत हो जाता। ठीक है, इंक्वायरी में आया है क्या, अच्छा एक मिनट, चलिए। तो हम लोग बात कर रहे थे तरुण बलित पर्वत, ये तरुण बलित पर्वत जिसको हम लोग युवा बलित पर्वत या नवीन बलित पर्वत भी कहते हैं। और क्योंकि हमने बात किया कि पर्यायवाची का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या महत्व होता है, हमारे प्रश्नों में ये दिखा कि क्योंकि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि हिमालय एक युवा बलित पर्वत है, एक नवीन बलित पर्वत है, लेकिन प्रश्न में आया तरुण बलित पर्वत। तो अगर तरुण का मतलब हमें नहीं पता होता तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग नहीं दे पाते, गलत हो जाता। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में हम लोग चलेंगे, अगला प्रश्न हम लोग का है वो है, अगला प्रश्न जो हम लोग का है वो प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह के प्रश्न करेंगे। अब नए नए पैटर्न पे अगर बात कर रहे हैं, चाहे वो दरोगा का एग्जाम हो, ठीक है, या फिर बीपीएससी का एग्जाम हो, या फिर टीआरई की एग्जाम हो, इस तरह के नए पैटर्न, पहले वन वर्ड सेंटेंस वाले, यानी एक वर्ड वाला ऑप्शन आपको दिया जाता था, अब एक वर्ड वाला नहीं, अब मतलब दो तीन मल्टी सेंटेंसेज या मल्टी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बीपीएससी अब ट्राई कर रही है, धीरे धीरे नए तरीके से पूछने का की शुरुआत की जा रही है। तो यहाँ पे आपको इस तरह के प्रश्न भी दो तीन देखने को मिलेंगे। तो बोला गया निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है की बात की जा रही है, सुमेलित मतलब कौन एक सही नहीं है। तो नाथुला अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल नहीं है, कल ही हम लोगों ने बात किया था, नाथुला जो है वो कहाँ है, सिक्किम में है। ठीक है, तो एक तो सुमेलित पहले ही नहीं हो गया। लिपुलेख उत्तराखंड में बिल्कुल सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, यहीं पे अटल टनल है जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, अटल सुरंग की बात की थी हम लोग कल। और उसके बाद पालघाट केरल में, ये साउथ इंडिया में पालघाट, भोरघाट और थालघाट तीन प्रकार के दर्रे हैं, पालघाट, भोरघाट, थालघाट, ये दक्षिण भारत का के दर्रे हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन में बोला कि सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इस शब्द पे बहुत फोकस करना, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के
रिजल्ट ना होने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सुमेलित है सोच के और लगा देते हैं, क्वेश्चन में नहीं रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाथुला, जो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, सिक्किम में है। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे तो अगले प्रश्न में हम लोग चलें। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। यानी फिर से ध्यान दीजिए, दर्रे की बात की जा रही है, कहाँ के दर्रे की बात की जा रही है, पश्चिमी घाट के दर्रे की बात की जा रही है, और उसकी बात की नहीं जा रही है, नहीं की जा रही है। यानी वैसा दर्रा जो पश्चिमी घाट में नहीं है, वैसा दर्रा जो पश्चिमी घाट में नहीं है, उसकी बात की जा रही है। थाल घाट बिल्कुल, भोर घाट बिल्कुल, और पाल घाट, ये तीनों के तीनों दर्रे पश्चिमी घाट में हैं, दक्षिण भारत में हैं। क्वेश्चन क्या जाना, नहीं, खैबर पख्तूनख्वा ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र का है, इसलिए ये नहीं होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, खैबर दर्रा। और ये खैबर दर्रा पाकिस्तान पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये इसी दर्रे से पास करके हमारे सुभाष चंद्र बोस भारत से आगे गए थे। ठीक है, जब इन्होंने विदेश भ्रमण के लिए जब वो निकले थे, विदेश भ्रमण के लिए नहीं निकले थे, अंग्रेजों के आंखों में धूल झोंक करके जब ये भारत से बाहर गए थे, तो यही दर्रे का प्रयोग करके इसने क्या किया था, भारत से अफगानिस्तान के रास्ते ये गए थे। ठीक है, क्योंकि उस समय पाकिस्तान का तो कोई अपना था नहीं, अपना अस्तित्व था नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चले, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे तो अगला प्रश्न हमारे बीच है कि देखिए, अभी बोला जा रहा था कि प्रश्नों की जो नेचर, उसकी जो प्रकृति है, वो अलग टाइप की आपको देखने को मिलेगी। अब प्रश्न सीधे सीधे आपसे नहीं पूछेंगे, प्रश्न बहुत घुमाएगा, और घुमा के पूछा जाएगा। जैसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। नवीन मतलब नया, सबसे नया। सबसे नया की बात करें तो भारत में सबसे पुराना अरावली है, तो ये तो अगर ऑप्शन में है तो ये गलत हो जाएगा। अन्नामलाई पश्चिमी घाट बिल्कुल नहीं होगा, विंध्यन भी नहीं होगा। अब देखिए, शिवालिक, हमको हमारे माइंड में हिमालय आता है, और टीआरई 4 की जो परीक्षा है उसमें एक से अधिक इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया हुआ था। तो जैसे ही आप हिमालय नहीं देखते तो इनमें से कोई नहीं पे मार देते, लेकिन यहाँ शिवालिक दिया हुआ है, और हिमालय में भी सबसे बाद में, यानी हिमालय के भी अगर श्रेणियों की बात करें तो हिमालय की श्रेणियों में सबसे नई श्रेणी अगर बात करेंगे तो वो कौन होगा, शिवालिक होगा। इसलिए सबसे नया पर्वत या नई पर्वत श्रेणी की अगर बात करेंगे तो वो शिवालिक है। अगला बोला गया कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, कल ही इसके बाद बारे में बात की गई थी, अनाईमुड़ी, जो कि अन्नामलाई श्रेणी है, पश्चिमी घाट में अन्नामलाई करके एक अन्नामलाई करके एक पर्वत श्रेणी है, उसकी ही सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। अमरकंटक, जो कि विंध्यन की सबसे ऊंची चोटी है, विंध्यन की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अमरकंटक है। दोदा बेटा, जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, कल हम लोग इसके बारे में बात किए थे। और महेंद्रगिरी, जो कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, इसके बारे में भी पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे बीच में आया है, अधोलिखित युग्मों में से, देखिए इसी तरह का प्रश्न आपको करेगा, अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो स्टेटमेंट है उसमें से सही सुमेलित नहीं, यानी जो मैच गलत किया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, माउंट आबू पर्वत अरावली पहाड़ी पर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उटक मंड नीलगिरी पहाड़ी पर है, बिल्कुल सही है। शिमला पीर पंजाल श्रेणी में है, बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों सही है, ये तीनों के तीनों क्या है जी, सही है। क्वेश्चन पूछा गया कि सही नहीं है, तो कोई नहीं है, तो ऑप्शन भी उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चले, अगले प्रश्न की ओर चले तो अगला प्रश्न हमारे बीच है
कि निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा, हिमनद का मतलब ग्लेशियर, हिमनद का मतलब ग्लेशियर, ग्लेशियर। तो हिमनद से आप अगर आपको नहीं ध्यान आ पाएगा तो आप कहीं ना कहीं ये ग्लेशियर से आप उसको जान जाएंगे। तो भारत में सबसे बड़ा हिमनद की अगर बात करेंगे तो सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत का सबसे बड़ा क्या है, हिमनद है। और ये सब के सब लद्दाख के क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। चोगोलुंगमा ये आपको तिब्बत के क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि मेघालय का पठार भाग है, पठार भाग, मेघालय का पठार भाग है हिमालय श्रेणी का, सॉरी, मेघालय का पठार किसका भाग है, किसका भाग है, हिमालय श्रेणी का, बिल्कुल गलत है। पूर्वी घाट पर्वत का बिल्कुल गलत है। सतपुड़ा श्रेणी का बिल्कुल गलत है। प्रायद्वीपीय खंड का है, जो कि सही उत्तर होगा प्रायद्वीपीय खंड का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चले, अगले प्रश्न की ओर चले हम लोग। अगले प्रश्न हम लोग के बीच में आ रहा है 69 नंबर प्रश्न, 69, 69वां प्रश्न। 69वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है, स्थित है की बात की जा रही है। ध्यान दीजिए, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। हिमाचल प्रदेश में नहीं है, आंध्र प्रदेश में तो बिल्कुल ही नहीं होगा, उड़ीसा में भी बिल्कुल ही नहीं होगा। और हम लोगों ने बात किया था कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ है, राजस्थान में है। माउंट आबू पर्वत जिसपे दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो भी कहाँ है, राजस्थान में है। तो जब सब राजस्थान में है और इतना मतलब अभी एक नया नया न्यूज चल रहा है, लेटेस्ट न्यूज, कि अरावली को तोड़ने के लिए, अरावली को तोड़ने के लिए राजस्थान में मतलब विद्रोह की शुरुआत, मतलब विद्रोह की भी बात की गई थी। तो ये राजस्थान में है, इसलिए ए इज द राइट आंसर, 69 का ए सही है। अगले प्रश्न में बोला गया निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बहुत बढ़िया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न है। किस तट से भारत का औसत समुद्र तल, मतलब पूरे भारत की जो शहर है, विभिन्न प्रकार के शहर, उस शहरों की जो ऊंचाई, इतना समुद्र, इतना फीट ऊंचा, इतना समुद्र तल से इतना फीट ऊंचा, समुद्र तल से इतना फीट ऊंचा, ये कहाँ से मापा जाता है, तो ये मापा जाता है हमारा चेन्नई से। कहाँ से मापा जाता है जी, चेन्नई से मापा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चले, अगले प्रश्न की ओर चले तो 71 नंबर प्रश्न, 71वां नंबर प्रश्न हमारे बीच है। 71वां नंबर प्रश्न क्या बोलता है, इसके बारे में लोग थोड़ा सा देखते हैं। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप को भी कहीं ना कहीं कोरल, कोरल आइलैंड भी कह सकता है, कोरल आइलैंड कह सकता है, कोरल आइलैंड यानी प्रवाल द्वीप। ये कहाँ है, तो ये हमारा भारत में एकमात्र लक्षद्वीप जो है हमारा प्रवाल द्वीप है। ये प्रवाल या कोरल क्या है, एक समुद्री जीव के द्वारा बनाए गए द्वीप है, आइलैंड है। कहा जाता है कि, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। ध्यान दीजिए, सिलिकॉन वैली जो है अमेरिका के कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया में, लेकिन उससे उसकी तुलना भारत में की गई है। भारत का एक ऐसा आप कह सकते हैं शहर जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली की तरह है, मतलब उसके उसकी उसी की तरह है। तो भारत में वो कौन है, तो बेंगलोर, इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। बेंगलोर इज द राइट आंसर। ठीक है, बेंगलोर इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चले, अगले प्रश्न की ओर चले, 73वां नंबर प्रश्न। 73वां नंबर जो प्रश्न हमारे बीच में है, हमारे स्क्रीन पर ये रहा आपके बीच, है ना, और इसको लॉक कर दिया जा रहा है। अब क्या कर दिया जा रहा है जी, इसको हम लोग लॉक करते हैं, लॉक करते हैं और देखते हैं कि, अच्छा थोड़ा सा नीचे करते हैं क्योंकि आप लोग को हल्का दिख नहीं रहा है, हल्का इसको थोड़ा सा और क्या हो रहा है, अगर डिस सेलेक्ट का सेलेक्ट का हो रहा है, तब जाते हैं। चलिए,
बोला कि छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है। कहाँ नहीं है, सीधा बोला गया कहाँ नहीं। छत्तीसगढ़ की सीमा किस राज्य के साथ साझा नहीं करती है? महाराष्ट्र के साथ, उड़ीसा के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ, ये तीनों के साथ सीमा साझा की जाती है। छत्तीसगढ़ बिहार के साथ, हमारा प्यारा बिहार के साथ सीमा साझा नहीं किया जाता है, इसलिए बिहार इज द राइट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी राजधानी नगर नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सुनियोजित राजधानी किसे कहा जाता है? जिस शहर का निर्माण ही राजधानी के लिए किया गया, यानी नए तरीके से उसको बनाया गया, पहले से वो नहीं था और उसको राजधानी के रूप में डेवलप किया गया। ठीक है, जैसे आज मान लिया गया कि नोएडा को, ठीक है, नोएडा को या फिर जो आपके और भी नए नए जो शहर बसाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, उस शहरों को अगर आगे चल के राजधानी बना दी जाएगी तो वैसे शहरों को सुनियोजित शहर बोला जाता है, यानी कोई उद्देश्य से उसको बनाया गया। और इसमें वैसे शहर की बात की जा रही है जिसका जो कि राजधानी तो है जो, लेकिन सुनियोजित नहीं है, यानी वो राजधानी बनने से पहले भी था और उसका इम्पोर्टेंस पहले भी था। देखिए चंडीगढ़ बिल्कुल नहीं होगा, सॉरी ऐसे नहीं की बात की जा रही है। चंडीगढ़ सुनियोजित है, भुवनेश्वर भी सुनियोजित है, गांधीनगर भी सुनियोजित है, बेंगलुरु जो हमारा है वो सुनियोजित शहर नहीं है, ये सुनियोजित राजधानी नहीं है, ये प्राचीन शहर है। हमारा क्या है? प्राचीन शहर है, प्राचीन शहर है बेंगलुरु। ठीक है, इसलिए बेंगलुरु इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलें, अगले प्रश्न की ओर चलें तो 75वां नंबर प्रश्न जो हमारे सामने है उसकी बात हम लोग करते हैं। इसकी बात हम लोग करते हैं तो देखिए इसमें सीधा बताया गया है कि देश के किस राज्य का हिस्सा, देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, देखिए राष्ट्रीय राजधानी की जगह यहाँ एक नया नाम दे सकता था, एनसीआर, नेशनल नेशनल कैपिटल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन, इसको एनसीआर दी। आप लोगों ने न्यूज वगैरह में सुना होगा कि एनसीआर के दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में हल्की वर्षा हुई, वहाँ का टेम्परेचर ऐसा है, वहाँ का पॉल्यूशन इतना है, ये सारी चीजें आप लोगों ने सुना होगा। तो एनसीआर का मतलब होता है राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जो कि भारत के दिल्ली के आसपास के राज्यों से इसको मिलाया गया है। तो ध्यान दीजिए, दिल्ली बिल्कुल इसमें है, उत्तर प्रदेश भी बिल्कुल है और हरियाणा में बिल्कुल है, मध्य प्रदेश इसमें नहीं है, एनसीआर में ये नहीं है, एनसीआर के अंतर्गत ये नहीं है, जिस कारण मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर हुआ। इस प्रकार से आपका आज 75 नंबर प्रश्न जो कि लेक्चर 3 में आपको 75 प्रश्न, यानी आपको लेक्चर 1 की बात करें, तो वहाँ पे आपको 1 से लेके 25 प्रश्न देखने को मिला होगा। लेक्चर 2 में आपको 26 से 50 प्रश्न देखने को मिला होगा और लेक्चर 3 में 51 से 75 नंबर प्रश्न तक आपको देखना होगा। देखिए हम बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो इसमें नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा, क्योंकि ये नए नए प्रश्न इसमें बहुत सारे हैं और अगर आप एक ही बार बहुत सारे नए नए प्रश्न देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिगड़ सकता है। तो हम लोग 25-25 प्रश्न को ही एक साथ लेकर चल रहे हैं, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं आपका सब कुछ सही रहे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से कल हम लोग नए इसी सेशन और इसी चैप्टर के नए प्रश्नों से और भी नए व्याख्याओं के साथ हम लोग आगे आएंगे। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी बैठकर घर पे तैयारी कर रहे होंगे, बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और एक एक प्रश्नों का जो डिटेल एनालिसिस किया जाता है, जो एक तरीके से व्याख्या किया जाता है, उसको आप लोग नोट करेंगे और एक एक पॉइंट और एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।